हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन ट्री चैनल में। आज मैं आपको जीके के पार्ट का थर्ड वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। एक में मैं आपको फंडामेंटल राइट करवा चुकी हूँ और उससे पहले मैं जनरल क्वेश्चन मैंने करवाए थे इससे पहले वाली वीडियो में। ये आपके केवीएस में जो 10 मार्क्स की जीके आएगी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो मैं यहाँ पर आर्टिकल्स दे रही हूँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो फैक्ट दे रही हूँ, उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है, क्योंकि 10 मार्क्स की ही क्या है आपकी जीके आने वाली है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो कि आपके पास सिलेबस क्या है केवीएस ने सारा चेंज कर दिया है। जबकि हमें सबसे पहले हमने ईवीएस पे और जो हमारा हिंदी है, इंग्लिश है और सीडीपी है, पेडागोजी है, उनके ऊपर क्या है ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बट इस पोर्शन को भी हम क्या है बाइकआउट नहीं कर सकते, क्योंकि 10 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक एक मार्क्स क्या है हमारा वहाँ इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको हम बिल्कुल बैकलॉग में लेके नहीं चल सकते। साथ ही साथ में क्या है इसको भी हमने करना है। तो आज मैं आपके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लेके आई हूँ। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कौन से आर्टिकल्स में है, कौन कौन से आर्टिकल्स इसके अंतर्गत दिए गए हैं, कौन से भाग में शामिल संविधान के। ठीक है, आज इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो जो भारत के संविधान में जो शामिल किए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वो कहाँ से लिए गए हैं, वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। एक तो ये यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ से लिए गए हैं भारत के संविधान में, इस टाइप में। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है कि भारत के संविधान में कौन से भाग में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। ठीक है, यहाँ पर बन सकता है क्वेश्चन। तो भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक क्या है आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए हुए हैं आपके संविधान में। ठीक है, तो इनका क्या लक्ष्य और उद्देश्य क्या रहा था, मेनली क्यों ये क्या है स्थापित किए गए थे या शामिल किए गए थे संविधान में। इनका मेन मुद्दा यही था कि समाज का कल्याण के लिए, ठीक है, सब लोगों का कल्याण हो, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे, सबको जो आर्थिक व्यवस्था है या आर्थिक संसाधन है उनका धन का वितरण क्या है समान रूप से हो, और क्या है अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। ये सब क्या है इसके मेन मोटिव इसका रहा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को शामिल करने का। ठीक है, तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है क्या वो भी मौलिक अधिकारों की तरह कोर्ट में केस करने योग्य हैं? तो ऐसा नहीं है। जैसे कि हम जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अगेंस्ट तो हम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 2 to 6 के तहत। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर लागू नहीं भी होते हैं, कोई भी उनमें से एक भी आर्टिकल कोई लागू नहीं करता है, तो उसके खिलाफ क्या है हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ये किसका दायित्व है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने का जो दायित्व है वो स्टेट का है। इसमें संविधान किसको निर्देश देता है? स्टेट को निर्देश देता है कि आपको ये काम सोशल वेलफेयर के लिए क्या है आपको करने हैं, लोगों के कल्याण के लिए कि करने हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि कब कौन सी पॉलिसी लानी है, लागू करनी है या नहीं करनी या बैकलॉग में रखनी है। ठीक है, तो इसको लेकर के हम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो एक क्वेश्चन आपका सीधा से यही बनेगा, क्या हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ या उनको लागू करवाने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं? तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका बनेगा नो। ठीक है, ओनली हम फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट ही क्या है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं कर सकते। राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट है वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, तो वो क्या है, ये हैं आपके, ये मौलिक अधिकारों के अलावा अधिकार हैं ये हमारे, बट क्या है ये हम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते इनके लिए। ठीक है, तो ये हैं जो आपके आर्टिकल 37, आर्टिकल 36 में डेफिनेशन दी हुई है, आर्टिकल 37 में है अनुच्छेद जो इसमें इस भाग में जितने भी ये प्रोविजन दिए गए हैं इनको क्या है न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकती, इनकी न्यायालय फोर्स नहीं कर सकता स्टेट को इनको लागू करने के लिए। आर्टिकल 38 में
आर्टिकल 38 में कहा गया है कि देश की अर्थव्यवस्था का स्वरूप निर्धारित करता है, जिसमें आर्थिक समानता, न्यूनतम करने, शोषण से मुक्ति आदि जैसे प्रावधान है। भारत की संविधान के अनुच्छेद 39 में भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है और 39A में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित। ठीक है, तो 38 में क्या कह रहे हैं कि भाई सबको आर्थिक समानता होना चाहिए। ठीक है, शोषण करने से क्या हम मुक्ति मिलनी चाहिए कि लोगों का शोषण ना करें आदि जैसे प्रावधान क्या है 38 में। 39 में क्या कहता है कि भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है। सिर्फ आपको आर्टिकल्स याद रखने की किस में क्या वेलफेयर स्टेट किस में वेलफेयर स्टेट की किस में बात की गई, आर्टिकल 39 में की गई है। डेफिनेशन किस में, आर्टिकल 36 में है। और भी जो न्यायालय में जब हम उसको वो नहीं दे सकते कि भी बाध्यता या कुछ और, तो वो क्या है, वो किस में पड़ेगा, आपका आर्टिकल 37 में पड़ेगा कि आर्टिकल 37 में क्या है, हम उसके खिलाफ कहीं पर नहीं जा सकते। जो आर्टिकल 38 है उसमें क्या कहा गया है कि वो क्या है, आर्थिक समानता हो और न्यूनतम शोषण करने से मुक्ति हो जैसे प्रावधान करता है। फिर है आपका आर्टिकल 39 क्या, भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है, वेलफेयर स्टेट क्या है भारत को बताता है। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका रहने वाला है वो आर्टिकल 39 है, जिसमें समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से क्या संबंधित है। यानी कि 39 में क्या कहा गया है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात कही गई है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्या है रहने वाला है आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A। ठीक है, फिर आते हैं हम 39 के बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, बट उसमें से मैंने क्या कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो लिए हैं। इसमें लिया है मैंने 39(3). इसमें कहा कि जो धन और जो उत्पादन है उनका क्या है, उन साधनों का वितरण समान हो, असमान न हो। ठीक है, कि सबको क्या है बराबर धन और क्या है उसका उत्पादन मिलना चाहिए, लोगों को प्रोडक्शन क्या है सबको बराबर मिलना चाहिए। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आपका आ जाता है आर्टिकल 39 का जो भाग 4 है वो, उसमें क्या कहा गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे उसमें लेडीज हो या फिर जेंट्स। अगर लेडीज वही काम करता है वही काम जेंट्स करता है तो दोनों की जो सैलरी है, दोनों जो इनकम है वो क्या है समान होनी चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये नहीं कि एक जो टीचर है वो मेल है तो उसको 40,000 दे रहे हैं और जो फीमेल टीचर उसको 30,000 दे रहे हैं, ऐसा नहीं। दोनों की जो सैलरी बनेगी वो क्या है 40,000 ही रहे। नेक्स्ट है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या कहा है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। आर्टिकल फिर 41 में कहा गया है कि कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार रखता है। तो वो कौन कौन से कुछ मामले हैं, कौन कौन से कुछ मामले हैं, वो मामले हैं बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता के मामलों में कार्य करने और शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार क्या सुरक्षित रखा गया है। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 41 के तहत, राइट। फिर 42 में क्या कहा गया है कि राज्य काम करने की अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, 41 में क्या है, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, ये हमारा 41 का था। और 42 में कहा गया है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। मैटरनिटी रिलीफ की किस में बात करता है, आर्टिकल 42 में। और काम की अच्छी दशा है कि वहाँ हवा हो, पानी हो, ठीक है, काम करना, गर्मी ज्यादा ना हो, भाई वो क्या बोलते हैं, लाइट प्रॉपर हो, इन सब की व्यवस्था क्या है कार्यस्थल पर होनी चाहिए। ठीक है, ये आर्टिकल 42 में कहा गया है। फिर है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में कहा गया है लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, मतलब जो काम मजदूरी करते हैं ना जो लोग, उनको कम से कम इतनी मजदूरी होनी चाहिए कि वो अपना जीवन स्तर अच्छा बिता सके। ठीक है, तो आर्टिकल 43A में कहा गया है जो उद्योग हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज हैं, उनमें काम करने के लिए उनकी क्या है वहां पर भागीदारी, पार्टिसिपेशन उनका क्या है होना चाहिए। 43A में है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट में क्या है
जो वर्कर हैं, ठीक है, उनका भी क्या है पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उद्योगों के प्रबंधन में, मैनेजमेंट में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है आपका 43A। फिर है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आजकल न्यूज में भी चला हुआ है, ठीक है, जिसमें अमित शाह जी ने कहा है कि हम समान नागरिक संहिता लाएंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। फिर है आपका 45। 45 जो आर्टिकल है उसमें कहा गया है कि देश से अशिक्षा को खत्म करना, निरक्षरता को खत्म करना, इलिटरेसी को खत्म करने की इसमें बात कही गई थी कि 10 सालों के अंदर अंदर क्या है 14 साल तक की जो बालक की 14 साल तक के जो आयु वाले बालक थे उनको क्या है अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की जाएगी। कितने सालों तक की? 10 सालों तक के भीतर की बात की गई थी। पर इसको क्या है 50 सालों के बाद 86वें संशोधन के द्वारा 2002 में इसको कहां पर शिफ्ट कर दिया? इसको आपका फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21(1) के तहत क्या है इसको शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 कहता है कि जो राज्य है, स्टेट क्या काम करेगा, यहाँ पर किसके लिए काम करेगा? जो समाज के कमजोर वर्ग है, कमजोर वर्ग में कौन कौन आ जाते हैं आपके? अनुसूचित जाति, SC ST और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा, यानी कि एजुकेशन और उनकी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनको क्या है बढ़ावा देगा। ये आर्टिकल 46 में कहा गया है। फिर है आपका आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में किसको प्रोहिबिट करता है? आर्टिकल 47 में कहा गया है कि सरकार को जो दारू है, शराब है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने का दायित्व, यानी कि सरकार उसके ऊपर अगर प्रतिबंध लगाती है तो हम ये नहीं कह सकते कि आपने क्यों प्रतिबंध लगाया, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है सरकार जनता को अच्छा स्वास्थ्य देना चाहती है, ठीक है, उसके हेल्थ सर्विस की हेल्थ के ऊपर क्या है ध्यान देती है। यहाँ पर नशीले पदार्थ, शराब है, इनको क्या है वो बंद कर सकते हैं। आर्टिकल 48 के तहत कहा गया है कि इसमें एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर के बारे में बात की गई, ठीक है, इतना सही याद कर लें। फिर इसका आता है आर्टिकल 48 का एक नया पार्ट 48A। इसमें कहा गया पर्यावरण संरक्षण का सुधार। ये कब जोड़ा गया था? 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये आर्टिकल कब जोड़ा गया था? आर्टिकल 48 ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ये भी क्या है आपका इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 49A। 49 में कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि राज्य की जो ऐतिहासिक महत्व की जो बिल्डिंग्स हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, उनके जो प्लेसेस हैं उनकी क्या करना, रक्षा करना। जैसे रेड फोर्ट है, ताजमहल है, ठीक है, इनकी क्या है रक्षा करना है और इनको मेंटेन करके, यानी कि हिस्टोरिकल प्लेसेस को एज इट इज बनाए रखने की क्या है यहाँ पर काम है। किसको दिया गया ये काम? राज्य को दिया गया। फिर आर्टिकल 50 में कहा गया है कि राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि जुडिशरी अपना अलग से काम करेगी और कार्यपालिका के अपना अलग से काम करेगी, दोनों एक दूसरे के कार्यों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। आर्टिकल 50 में कहा गया। फिर नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 51 में क्या है राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करता है, ठीक है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की इसमें बात कही है। इसके अपने ये 3-4 पार्ट है, सब पार्ट है। सब पार्ट को मतलब नहीं भी करोगे तो भी क्या आपका काम चल जाएगा। मेन आपका पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय या इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात कहाँ की गई, कौन से आर्टिकल में की गई है, ठीक है। मध्यस्थता की बात है, अंतरराष्ट्रीय आपका लॉ है, ट्रीटी है, ठीक है, जस्टिस है, इन सब की बात किसमें की गई है? आपकी आर्टिकल 51 में की गई है, जो कि आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल का लास्ट आर्टिकल है। ये भाग 4 के अंतर्गत आते हैं और आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक के यहाँ आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। कहाँ से लिया गया था, कब लिया गया था, कौन से इसमें संविधान संशोधन हुए हैं, यानी कि जैसे 39A को ऐड किया गया, 48A को ऐड किया गया है,
45 को कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, कब किया गया था, बस यहीं से क्या है आपके एक दो क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट आपके पार्ट्स। फिर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका एक और कि संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, कि संविधान के 42वें संशोधन 1946 द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर क्या है प्रमुखता की स्थिति मिली थी, यानी कि मौलिक अधिकारों से प्रमुख इनको माना गया था आर्टिकल अमेंडमेंट 42 के तहत। ठीक है, फिर आपके फंडामेंटल राइट्स कुछ दिए गए हैं, ये आपको ये हमारे जो मूल संविधान था उसमें नहीं थे, बट इनको बाद में जोड़ा गया था। किसकी कमेटी, किसके कहने पर, सरवण सिंह समिति के कहने पर क्या है इनको बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 द्वारा क्या इनको जोड़ा गया था। ठीक है, 42 अमेंडमेंट, यानी 42 जो अमेंडमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 42 एंड 44 क्या दोनों आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो प्लीज बी केयरफुल। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका भाग 4A जोड़ा गया था, यानी कि एक नया भाग जोड़ा गया था, कौन किसमें, 4th में ही जोड़ा गया था, ए पार्ट नाम करके, और आर्टिकल भी क्या है आपका 51A रखा गया था। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो थे वो आपके 10 फंडामेंटल राइट्स थे, पर बाद में 2002 में 86 जो अमेंडमेंट किया था उसमें एक और क्या है आपका शिक्षा का कर्तव्य क्या है जोड़ दिया गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो था वो कौन सा जोड़ा था कि भी हर पेरेंट्स क्या है बच्चों को शिक्षा का अधिकार वो दिलाए, पेरेंट्स की ड्यूटी रहे। तो ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाला है, तो स्टे ट्यून, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एक जीके के पार्ट के वीडियो के साथ ही। ठीक है, क्योंकि 10 मार्क्स का ही आने वाला है, फिर भी हम इसको बैकलॉग में लेके नहीं चल सकते। और इसके साथ ही मैं आपको ईवीएस की भी सीरीज क्या है एक कल से स्टार्ट करवाने वाली हूँ, जिसमें आपका पूरा ईवीएस का पोर्शन कवर अप करवा दूँगी। ठीक है, तो दोनों हम साथ में लेके चलेंगे, जीके का पोर्शन एंड ईवीएस का पोर्शन, ताकि हम दो पोर्शन एक साथ कवर अप करा सकते हैं। ठीक है।